हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम अध्याय 7 की नेक्स्ट धारा पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने धारा 101 से लेकर 125 तक कंप्लीट कर लिया है। धारा 7 में हमने देखा था कि धारा 101 से लेकर 140 तक है, तो 101 से लेकर 125 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। और आज मैं लेकर आई हूँ धारा 126 से 140 तक। तो बिना देर की चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अब आज तो पिछला वाला रिवीजन तो करवाया ही नहीं। तो देखिए, आज हमारी ये अध्याय 7 कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर धारा 101 से लेकर 140 तक का कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, तो आज हम सीधा पढ़ते हैं बाकी रिवीजन। कल मैं एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी जिसमें धारा 101 से लेकर 140 तक रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने सबसे पहले जो धारा देखनी है वो है धारा 126। धारा 126 में क्या है? दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। 126 में क्या है? दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। मतलब नगरपालिका के सीएमओ या फिर जो कर का निर्धारण करता है या फिर उनके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी है, तो वो क्या कर सकता है कि नगरपालिका के किसी भी निवासी से कोई भी सूचना मांग सकता है। मतलब कि सूचना किससे रिलेटेड, मतलब कर से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। अब क्या क्या सूचना हो सकती है कि आप करदायी है या नहीं है, कि आप कर देते हैं या नहीं है, मतलब कि आप कर देने के योग्य है या नहीं है, ये सूचना मांग सकता है। या फिर अगर आप कर देने के योग्य है तो आपके निर्धारित कर की रकम क्या होगी, यानी कि राशि क्या होगी, और आपका नाम और आपका पता क्या है। ये जो सूचना है, पहली बात तो मांगता कौन है? तो नगरपालिका की ओर से सीएमओ या फिर जो कर का निर्धारण करता है, हमने देखा था ना कर निर्धारक, वो या फिर उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है, ये सूचना मांग सकता है उस नगरपालिका के निवासी से। सूचना ना देने पर या फिर कोई गलत सूचना देने पर उस पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले धारा 126 में क्या है? दायित्व। किसका दायित्व? वहाँ के नगरपालिका के निवासी का दायित्व। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। देखिए, एक बार आप इनको सबको समझ लीजिए 140 तक। याद मैं आपको 2 मिनट में करवा दूँगी, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, फटाफट से मैं आपको इसको याद करवा दूँगी। ठीक है, तो आप पहले एक बार इनको समझ लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में इनको याद करवा दूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है धारा 127। धारा 127 में क्या है? करों को वसूल करने का कर्तव्य। धारा 127 में क्या है? करों को वसूल करने का कर्तव्य। ठीक है, देखो सबसे पहले व्यक्ति सूचना देता है। ठीक है, दायी व्यक्ति जो था कर देने वाला, उसने सूचना दी कि वो कर देने के योग्य है या नहीं है। अगर वो कर देने के योग्य तो उसकी कर की राशि क्या होगी और फिर उसका नाम और पता क्या है। अब जब उसने अपनी सूचना दे दी तो जो कर को वसूल करेगा कौन करेगा, यानी कि कर को वसूल करने का कर्तव्य किसका होगा? तो कर को वसूल करने का कर्तव्य होगा सीएमओ, यानी कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो होता है उसका कर्तव्य होगा, या फिर उसके द्वारा किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को कर वसूलने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर 128 में है कि जो कर वसूल किया जाना है उसके संबंध में बिल प्रस्तुत किया जाना, यानी कि जो कर वसूलना है उस कर का बिल प्रस्तुत करना। किसको? करदाता को। बिल किसको भेजेंगे? वो करदाता को भेजेंगे। एक बिल बनाएंगे, ठीक है, उस कर से संबंधित कि कितने का कर होगा, किस व्यक्ति के नाम पर होगा, किस संपत्ति पर होगा। ठीक है, उस सब की डिटेल से कर भेजेंगे, किसको? करदाता को भेजेंगे। ठीक है, अब बिल की अंतर्वस्तु क्या होगी? देखो, ये तो सिर्फ बिल भेज रहा है। ठीक है, पहले बिल भेज रहा है, फिर उस बिल के अंदर जो व्यक्ति पढ़ता है तो क्या क्या अंतर्वस्तु होती है उसके अंदर? तो उसके अंदर राशि होती है, और वो बिल यानी कि वो जो उसको कर का भुगतान करना है उसका समय होता है कि कब तक उसको कर का भुगतान करना होता है, या फिर वो कर किस संपत्ति पर लगाया गया है, या फिर संदाय यानी कि भुगतान में व्यतिक्रम यानी कि डिफ़ॉल्टर, जो डिफ़ॉल्ट व्यक्ति होता है, संदाय में व्यतिक्रम यानी कि भुगतान के अंदर जो डिफ़ॉल्ट व्यक्ति होता है होने का दायित्व उसका व्यक्ति का अपना होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कर का भुगतान नहीं करता है, या फिर कोई भी चीज़ गलत हुई कर के संबंध में, तो उसका जो भुगतान होगा वो डिफ़ॉल्टर व्यक्ति जो होगा, जो उस कर को देने वाला होगा, उसका ही उसका दायित्व होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए उससे संबंधित कोई भी अपील है कि मान लीजिए कर ज़्यादा लगा दिया या बिल में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी उसको समस्या है करदाता को, तो उसकी अपील भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बिल, सबसे पहले बिल किस में आएगा? सबसे पहले तो व्यक्ति से उसकी जानकारी मांगी। ठीक है, फिर व्यक्ति से उसकी जानकारी के बाद में वसूल कौन करेगा उससे कर?
किसका ये कर्तव्य होगा? फिर जो वसूल करने वाला है वो एक बिल पेश करेगा, ठीक है, और उस बिल के अंतर्वस्तु होगी कि क्या क्या होगा उसके अंदर। फिर है कि जब बिल पेश करता है और उस बिल के अकॉर्डिंग भी व्यक्ति क्या करता है, कर का भुगतान नहीं करता, तो फिर उसको क्या किया जाता है, मांग का नोटिस दिया जाता है। तो बिल प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर वो व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो उसको मांग का नोटिस यानी कि डिमांड नोटिस जारी किया जाता है। कौन सी अनुसूची पर जारी किया जाता है? तो डिमांड नोटिस जो है वो धारा 130 के तहत चौथी अनुसूची के अनुसार जारी किया जाता है। डिमांड नोटिस चौथी अनुसूची के अनुसार जारी किया जाता है। देखिए चौथी अनुसूची, कुछ याद है आपको? मैंने अब तक आपको पहली, दूसरी, तीसरी, 3 अनुसूची इससे पहले बताई थी। ये मैंने चौथी अनुसूची का जिक्र आया है। देखो हमारे इस अध्याय के अंदर आपको याद है मैंने बताया था 17 अध्याय है, 6 अनुसूचियाँ है और 344 धाराएं है, ठीक है। तो जो 6 अनुसूचियाँ उसमें से 3 का जिक्र पहले आ चुका है। याद कीजिए कहाँ आया था। देखिए मैंने आपको बताई थी पहली अनुसूची कहाँ बताई थी? धारा 108 में। याद कीजिए जब पब्लिक नोटिस जारी करना था तो उसका एक प्रारूप बना था, तो वो प्रारूप पब्लिक नोटिस का जो प्रारूप था वो एक पहली अनुसूची के अनुसार बताया था आपको। कौन सी? धारा 108 के अंदर, ठीक है, याद आया। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था दूसरी और तीसरी अनुसूची का प्रारूप किसके अनुसार, मतलब सूचना, मतलब अगर कोई सूचना देनी है, जो मैंने बताया था ना धारा 117 के अंदर की कोई व्यक्ति है वो अपनी भूमि बेचता है या फिर उसके मृत्यु पर उसका वारिस होता है, तो भूमि अंतरण की जो सूचना उसको देनी होती है वो किस प्रारूप के अनुसार देनी होती है? तो सूचना का प्रारूप जो है वो 2 और 3, अनुसूची 2 और 3 के अनुसार था, ठीक है। और ये चौथी अनुसूची के अनुसार क्या होगा? तो डिमांड नोटिस चौथी अनुसूची के अनुसार होगा, ठीक है। फिर 131 में है कि मान लीजिए उसको नोटिस दिया, ठीक है, उसने भुगतान नहीं किया कर का, और उसके बाद में उसको चौथी अनुसूची के अनुसार क्या दिया? डिमांड नोटिस दिया, यानी कि मांग का नोटिस दिया कि आप इसका भुगतान कीजिए। तो किन मामलों में वारंट जारी नहीं किया जा सकता है? 131 में क्या है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनके अंदर वारंट जारी किया जा सकेगा, कि मांग का नोटिस जो है वो किन किन मामलों के अंदर जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले तो कर्ता कौन है, कि वारंट जारी करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो किसके पास है? सीएमओ के द्वारा। मान लीजिए 15 दिवस के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है, कर का संदाय नहीं करता है, तो या फिर उचित कारण नहीं बताता है, मतलब वो कर भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताता कि किसी कारणवश वो लेट हो गया या उससे भुगतान नहीं होना, अगर वो उचित कारण नहीं बताता है, या फिर वो बिल और मांग के विरुद्ध अपील नहीं करता है। मैंने बताया था आपको कि वो 129 के अंदर क्या कर सकता है कि वो अपील कर सकता है। मान लीजिए बिल में या उसकी राशि में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो 129 के तहत अपील कर सकता है। तो अगर उसने कोई अपील भी नहीं की, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, उसने कोई अपील भी नहीं की है, उसने भुगतान भी नहीं किया है, भुगतान ना करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है, तो फिर क्या करेगी जो नगर पालिका है वो उसके खिलाफ क्या करेगी? वारंट जारी करेगी। तो डिफाल्टर व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी किया जाएगा, ठीक है। जो संपत्ति कुर्क की जाएगी उसकी वो क्या की जाएगी? जंगम यानी कि चल संपत्ति की जो कुर्की है वो जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है वो 5वीं सूची के अनुसार करता है। जो 5वीं सूची का प्रारूप है उसके अनुसार वो उसकी संपत्ति कुर्क करता है, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए 5वीं अनुसूची आ गई, 4 अनुसूचियाँ मैंने अभी तक पहले याद करवा दी। उसके बाद में बताइए 5वीं अनुसूची के अनुसार जो संपत्ति कुर्की का है प्रारूप वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर वारंट जो है वो कब तक वैध रहेगा? तो 3 वर्ष तक वारंट वैध रहता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब वारंट जो उसको दे दिया कि संपत्ति कुर्क, मतलब उसने भुगतान नहीं किया करता, तो अब उसकी संपत्ति क्या कर दी जाएगी? कुर्क कर दी जाएगी। अब संपत्ति कुर्क की जाएगी उसकी, तो उसका जो उसने वारंट जारी हो गया, फिर उसके बाद में वारंट का निष्पादन बलपूर्वक कर सकते हैं कि कोई वारंट जारी किया। अब व्यक्ति या तो उसने कर का भुगतान नहीं कर दिया, वारंट जारी कर दिया, लेकिन फिर भी उसने कर नहीं चुकाया, तो फिर वो क्या करेंगे कि एक तो सामान्यतः अगर वो सीधा साधा आदमी अगर मान ले उसकी संपत्ति कुर्क करने का तो ठीक है, वो जाकर संपत्ति कुर्क कर देंगे। लेकिन वो मान लीजिए कि मारपीट करते हैं, कोई जाता है संपत्ति कुर्क करने के उसके साथ मारपीट करते हैं, या फिर उसको अपने घर के अंदर नहीं आने देते, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, या फिर उनके साथ कुछ भी असामान्य व्यवहार करते हैं, तो वो क्या करेंगे? जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। सबसे पहली बात, कुर्की जो होती है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य कभी भी हो सकती है, बलपूर्वक कर सकता है।
जो संपत्ति कुर्क करने वाले अधिकारी होते हैं वो बलपूर्वक संपत्ति कुर्क कर सकते हैं और वो विधि मान्य होगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई महिला का कमरा है, ठीक है, तो उस महिला के कमरे में एंट्री के पहले उसको 3 घंटे का नोटिस देना होगा ताकि वो महिला अपने कमरे को और अपनी वस्तुओं को वहाँ से हटा दे, ठीक है। तो 3 घंटे का क्या देना होता है, नोटिस देना होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 133। अब देखिए वारंट दिया, वारंट का निष्पादन भी बलपूर्वक कर लिया, तो जो वारंट वो कुर्क करने गई वारंट लेकर संपत्ति, तो संपत्ति उस वारंट को निष्पादित कैसे करेंगे, ये बलपूर्वक किया। अब कौन कौन सी निष्पादित करने की रीति क्या होगी, यानी कि वो कौन कौन सी संपत्ति को जो है कुर्क कर सकती है या कौन सी संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती है। तो जो वारंट करने की जो रीति होगी वो निष्पादन की वो विधिपूर्ण होगी, ठीक है। विधि, पहली बात तो क्या होगी, विधिपूर्ण होगी, नगरपालिका की विधि के अनुसार होगी। और जो डिफाल्टर व्यक्ति है और जो उसका परिवार है, सबसे पहले तो उनकी जो आवश्यकता के कपड़े हैं और जो उनके खाना बनाने के जो भी बर्तन वगैरह है उनको कुर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। और जो भी उसके आजीविका के साधन है या औजार है, जो उपकरण है, मान लीजिए उसके कोई गाय भैंस वगैरह कुछ है जिनसे वो अपनी आजीविका चला रहा है, या फिर कोई उसके उपकरण है, कोई औजार है जिनसे वो अपनी आजीविका चला रहा है, तो उनको भी नगरपालिका कुर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो देखिए वारंट जारी किया, फिर वारंट को निष्पादन बलपूर्वक भी कर सकती है। अब बलपूर्वक कर सकती है लेकिन किन किन को कर सकती है, तो जो विधि मान्य हो, विधिपूर्ण होगी सिर्फ उन्हीं को ही कर सकती है, उसकी आजीविका और उसके कपड़े वगैरह को नहीं कर सकती, ठीक है। फिर 134 में मैंने बताया कि विशेष मामलों में कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय। अब विशेष मामले कौन से होंगे, भाई कोई संपत्ति उसने कुर्क की है, ठीक है ना, और कुर्क की गई संपत्ति जो होगी उनका विशेष मामले में वो क्या कर देगा, विक्रय कर देगी नगरपालिका। क्यों करेगी विक्रय, कोई ऐसी संपत्ति है जो शीघ्र नष्ट हो सकती है या फिर खराब हो सकती है या फिर उसका रखरखाव बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो ऐसी संपत्ति को जो नगरपालिका है वो क्या करेगी, जल्दी से उसका विक्रय कर देगी, ठीक है। क्योंकि उसका रखरखाव महंगा हो रहा है, वो कभी भी खराब हो सकती है, तो उसका क्या कर देगी, विक्रय कर देगी, ठीक है। और विक्रय, अगर मान लीजिए उसका विक्रय नहीं हो रहा है, तो विक्रय नहीं होगा तो नगरपालिका क्या कर देगी, उसकी नीलामी कर देगी। अब नीलामी के बाद में उसको जो अधिशेष मिलेगा, मान लीजिए कोई संपत्ति थी, ठीक है, वो 50 मान लीजिए 50 लाख की कोई संपत्ति थी, कितने की, 50 लाख की कोई संपत्ति थी, उसको उसने नीलाम किया। अब उसको जो उसके जो कर का भुगतान था वो तो 30 लाख में हो गया, ठीक है ना, भाई उसको जो उसने जो कर था उसकी संपत्ति को कुर्क करने उसका कर के भरपाई करनी थी, तो 30 लाख में उसकी भरपाई हो गई। अब बचे कितने, 20 लाख रुपए, तो नगरपालिका क्या करेगी, ये जो 20 लाख रुपए है इनको नगरपालिका निधि के अंदर जमा कर देगी। कहाँ पर कर देगी, नगरपालिका निधि के अंदर, नगरपालिका निधि में इनको जमा कर देगी। अब नगरपालिका निधि में जमा करके जो दायी व्यक्ति है, जो कर का भुगतान जिसको करना था, उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजेगी। उसको क्या भेजेगी, एक नोटिस भेजेगी कि आपकी जो संपत्ति का अधिशेष बचा है वो आकर आप उस पर दावा कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर भीतर उस संपत्ति पर क्या करता है, दावा करता है, जो अतिरिक्त अधिशेष बची है, तो वो संपत्ति उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, और नहीं करती है तो नगरपालिका निधि में ही जमा रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 135 में क्या है कि नगरपालिका के बाहर, कि नगरपालिका की सीमा के भीतर अगर कोई संपत्ति कुर्क करनी है तो वो तो नगरपालिका खुद कर लेगी अपनी सीएमओ या प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। लेकिन अगर उसकी सीमा के ही बाहर अगर कोई संपत्ति कुर्क या विक्रय करनी है तो क्या करेगी, तो नगरपालिका सीमा के बाहर अगर कोई संपत्ति है उसको कुर्क करना चाहती है, तो नगरपालिका जिस सीमा के भीतर, जिस नगरपालिका की सीमा में वो संपत्ति आ रही है उसको वो वारंट संबोधित करेगी कि आप फला संपत्ति को क्या कर दीजिए, कुर्क कर दीजिए, ठीक है। फिर वो जो नगरपालिका है जिसकी सीमा में वो संपत्ति आ रही है, वो संपत्ति को कुर्क या उस संपत्ति को क्या कर देगी, कुर्क कर देगी। अब उसमें से जो कुर्क करेगी वो, उसमें से जो करने का खर्चा भी आता है, भाई कुर्क करती है, विक्रय करती है, तो उसका खुद का भी खर्चा रहेगा उसके अंदर, तो वो खर्चा निकाल कर, मान लीजिए कि कोई संपत्ति थी उसको उसने 50 लाख में कर दिया, लेकिन उसके मान लीजिए 1 या 2 लाख जो भी उसका करने का खर्चा था वो निकाल लेगी, और बचा हुआ जो खर्चा है, शेष राशि जो है, वो जिस नगरपालिका ने वारंट जारी किया है, जो मूल नगरपालिका की वो संपत्ति थी, उसको अधिकारी को सौंप देगी, ठीक है। और ये जो समस्त कार्य होगा वो किसके अनुसार होगा, एक धारा 131 के अनुसार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा 136 में क्या है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने वाले ही हो। कि ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए किसको कर का नोटिस आया और वो व्यक्ति क्या करते हैं,
किसी को बिल भेजा नगर पालिका ने, ठीक है, कि उसको पता है हमारी संपत्ति पर कर लगने वाला है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं कि उस नगर पालिका को छोड़ के जाने वाले होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उस नगर पालिका को ही छोड़कर जाने वाले होते हैं। तो नगर पालिका क्या करती है कि उसको अति शीघ्र, जितना शीघ्र हो सकता है उसको बिल देती है, अति शीघ्र उनको क्या करती है, बिल देती है, और पेमेंट की क्या करती है, मांग करती है, ठीक है, उनको बिल देती है, पेमेंट की मांग करती है। लेकिन क्योंकि वो अति शीघ्र ही वो छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो व्यक्ति उनको डिमांड नोटिस जारी नहीं करती है, डिमांड नोटिस जारी नहीं करके सीधा वारंट जारी करती है, क्योंकि वो व्यक्ति भागने वाले होते हैं, तो क्या कर डिमांड नोटिस जारी नहीं करती है। वो डिमांड नोटिस जारी करेगी तो उनको 15 दिन का समय देना होगा, 15 दिन के अंदर तो वो गायब हो जाएंगे, तो वो क्या करती है, डिमांड नोटिस जारी ना करके सीधा वारंट जारी करती है, ठीक है। फिर 137 में है व्यावृत्तियाँ, यानी कि बचाव। देखो मैंने 125 में भी आपको बताया था, याद कीजिए, 125 में भी व्यावृत्तियाँ बताई थी मैंने, बचाव बताए थे कि मान लीजिए कोई टाइपिंग के अंदर या कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो कर से बच नहीं सकता है, ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें तो मेरा नाम ही गलत लिखा है तो मैं कर नहीं दूंगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए कोई भी बिल भेजते हैं या नोटिस भेजते हैं या वारंट भेजते हैं, उसमें नाम से संबंधित या अन्य कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है टाइपिंग से संबंधित, तो कुर्की या विक्रय विधि मान्य होगा। कि अगर वो ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं आप तो मेरी संपत्ति कुर्की नहीं कर सकते या विक्रय भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मिस्टेक है, तो वो विधि मान्य होगा, ठीक है। फिर 138 में है कि जो समस्त संदाय है उनके लिए रसीद का दिया जाना, यानी कि आप अगर नगर पालिका में किसी भी प्रकार के कर से संबंधित कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपके बदले में क्या दी जाएगी, रसीद दी जाएगी, ठीक है। फिर 139 में है कि वाद लाने की अनुकल्पी की शक्ति। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई है, नगर पालिका है, उसके अधिकारी आपकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आए और आप क्या करते हैं उनके साथ, मैंने बताया कि मारपीट करते हैं या फिर आप जबरन उनको संपत्ति कुर्क नहीं करने देते हैं या ऐसे कोई कार्यवाही करती है, तो या तो वो बलपूर्वक, मैंने बताया था बलपूर्वक आपके संपत्ति को कुर्क करने का प्रयास कर सकती है। 132 में बताया था ना मैंने आपको कि बलपूर्वक क्या कर सकती है, संपत्ति कुर्क कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई मतलब जिसकी बहुत ऊंची ऊंची जानकारियाँ हो, ठीक है ना, कहते हैं ना वो फ़ोन करके उसको रुकवा देते हैं, तो संपत्ति कुर्क करने में कुल मिला के नगर पालिका असफल रहती है किसी भी प्रकार से। तो जो वहाँ का सीएमओ होता है, ठीक है ना, क्योंकि संपत्ति कुर्क करने की शक्ति किसके पास होती है, सीएमओ के पास, तो सीएमओ क्या कर सकता है कि सक्षम न्यायालय में दायी के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है, कि जो संपत्ति कर देने वाला होता है उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकता है, केस दायर कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें याद रखना कि अगर कुर्की से संबंधित तो आप केस दायर कर सकते हो, लेकिन कर से संबंधित आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था ना, किसके अंदर 124 के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कर से संबंधित कोई भी वाद होगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर तो था कर से संबंधित, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुर्की या विक्रय से संबंधित कोई भी बात हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। कौन, नगर पालिका वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा 140 कि करों के लिए भूमि या भवन आदि पर दायित्व, कि करो, मान लीजिए कर है, अगर आप कर की भरपाई नहीं करते हैं तो आपकी जो भूमि है, जो भी भवन है, उस पर नगर पालिका का दायित्व होगा, यानी कि उस पर नगर पालिका हक होगा, उस भूमि और भवन को बेचकर अपने कर की पूर्ति कर लेगी। तो ठीक है, दायित्व किस पर होगा, मालिक पर होगा, यानी कि अगर वो करों की पूर्ति नहीं होती तो मालिक का दायित्व होगा ये, फिर उसकी भूमि और भवन को बेचकर उस करों की पूर्ति की जाएगी। तो कोई भी भूमि या भवन है, जैसे आपने कोई लोन लिया है किसी भूमि या भवन पर, तो फिर करते हैं ना उस लोन, आप अगर लोन नहीं चुकाते हैं पूरा, तो आपकी जिस भूमि या जिस पर आप लोन लेते हैं, मान लीजिए किसी गाड़ी पर लोन लेते हैं या किसी पर लोन लेते हैं, तो उसी को ही बेचकर क्या किया जाता है, लोन की या फिर कर की भरपाई की जाती है। देखिए हमने पढ़ा आज 126 से लेकर 140 तक। अब इसका देखिए फटाफट से शॉर्ट में मैं आपको याद करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें एक धारा याद रखनी है 126 कि निवासी का दायित्व। सबसे पहले हमें याद रखना है 126 कि जो वहाँ का निवासी है उसका दायित्व है कि कर से संबंधित जो भी सही जानकारी है वो नगर पालिका को देना। अब उसने अपना दायित्व निभाया, तो उसने तो कर के संबंधित अपना दायित्व निभा दिया कि हाँ मैं कर देने के योग्य हूँ या मेरे से कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। उसने संपत्ति का सही से ब्यौरा दे दिया। अब कर लेगा कौन, यानी कि कर लेने का या वसूलने का दायित्व किसका है, तो मैंने बताया था कि किसका है, सीएमओ का है या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का है, ठीक है। फिर 128 और 129 में बिल है। सबसे पहले तो बिल, किसको बिल देना, ठीक है। और सबसे पहले तो क्या होगा, किसी को बिल देना, मतलब कि जो कर से संबंधित जो भी बिल बनाएंगे कितनी की राशि होगी, तो सबसे पहले तो बिल देना 128 में, और फिर बिल की अंतर्वस्तु किस में होगी, 29 में, इनके बिल में क्या क्या लिखा हुआ होगा।
फिर उसके बाद में बिल देने के बाद भी किसी ने कर के भुगतान नहीं किया तो आप उसको क्या करोगे, डिमांड नोटिस जारी करेंगे। डिमांड नोटिस जारी करने के बाद भी 15 दिन के भीतर अगर उसने उस कर का भुगतान नहीं किया तो उसको वारंट जारी करके कुर्की उसकी संपत्ति की क्या की जाएगी, कुर्की की जाएगी। अब वो सामान्यतः सीधा सीधा कुर्की करने देता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी कुर्की बलपूर्वक की जाएगी। अब वो कुर्की कर रहा है तो उसमें किन किन चीज़ों की कुर्की करेगा और किन किन की नहीं करेगा, ठीक है। कुर्की मतलब कि उसकी जब्त करना, उनकी संपत्ति को जब्त करना। तो वो जो संपत्ति की जब्त करेगा उसमें एक तो उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं, उनके आजीविका के साधन हैं, उनकी कुर्की नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में वो उसकी संपत्ति कुर्क कर लेता है, लेकिन उस संपत्ति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो खराब हो सकती है, जिसका रखरखाव महंगा है, तो नगरपालिका क्या कर सकती है, उसकी नीलामी कर सकती है। अब मान लीजिए जो उसकी सीमा के भीतर थे उनकी तो उसने कुर्की कर ली, लेकिन कोई ऐसी संपत्ति जो उसकी सीमा के बाहर है और किसी और नगरपालिका के अंदर आती है तो उस जिसके सीमा के अंदर वो आती है संपत्ति, उस नगरपालिका को वो वारंट जारी करके उसकी कुर्की करवाती है, ठीक है। फिर 136 में आएगा कि मान लीजिए कोई नगरपालिका छोड़कर भागना चाह रहा हो, ठीक है। कोई फटाफट से चाह रहा है कि भाई कर नहीं देना पड़े, अपन तो नगरपालिका ही छोड़ देते हैं, तो उसको नगरपालिका छोड़ने के विरुद्ध क्या संक्षिप्त कार्यवाही की जाएगी। फिर उसके संबंध में है कि व्यावृत्तियाँ और बचाव, कि मान लीजिए एक तो या तो कोई नगरपालिका बचाव कैसे करेगा, या तो नगरपालिका छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो कोशिश कर रहा है कि उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है और उसके संबंध में कह रहा है कि नहीं मेरे को तो कर देना ही नहीं है, या आप मेरी कुर्की संपत्ति की कुर्की नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है, मेरा नाम ही नहीं है, तो उसके संबंध में भी उसको बचाव नहीं होगा। अब अगर कोई पेमेंट कर देता है, कोई कर भर देता है तो उसके संबंध में उसको क्या दी जाएगी, रसीद दी जाएगी, ठीक है। और फिर बताया कि अगर कोई कर, मान लीजिए नगरपालिका कर वसूलने में असफल रहती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, असफल रहती है तो सीएमओ क्या कर सकता है, किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और भूमि या भवन को नीलाम करके भी क्या कर सकते हैं, कर की वसूली कर सकते हैं। तो आइए आपको शॉर्ट में समझ में, बहुत ईजी था कि व्यक्ति अपना दायित्व निभाएगा, कर वसूल कौन करेगा, कर वसूल करने के लिए सबसे बिल देंगे हम, बिल के अंदर क्या अंतर वस्तु होगी, फिर बिल देने के बाद उसका डिमांड नोटिस जारी करेंगे, डिमांड नोटिस जारी करने के बाद भी कर नहीं दिया तो कुर्क कर देंगे, कुर्क बलपूर्वक भी कर सकते हैं, कुर्क की प्रक्रिया में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हम कुर्क। फिर उसके बाद में कुर्क की गई सामग्री में अगर कोई ख़राब है वस्तु है तो उसको विक्रय कर देंगे। और फिर अगर मान लीजिए नगरपालिका के बाहर की कोई सीमा के बाहर कोई संपत्ति कुर्क करनी है तो संबंधित नगरपालिका से वारंट जारी करेंगे। फिर उसके बाद में है कि मान लीजिए कोई नगरपालिका छोड़ के भागने का प्रयास कर रहा है या फिर कोई भी अन्य टाइपिंग मिस्टेक बताकर उससे बचना चाह रहा है तो वो भी नहीं बच सकता। और अगर कोई पेमेंट कर देता है तो उससे संबंधित उसको रसीद दी जाएगी। लेकिन फिर भी नगरपालिका कर वसूल करने में असक्षम रहती है तो वो संबंधित न्यायालय में वाद दायर कर सकती है, ठीक है। और फिर भूमि या उस भवन को नीलाम करके भी कर की वसूली की जा सकती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो वीडियो रहेगा हमारा उसके अंदर धारा 101 से लेकर 140 तक जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है उसका शॉर्ट में रिवीजन करवा दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।